once again in my YouTube channel. Myself Ramullah and you are watching Army Classes. So friends, today in this video I am going to tell about one of the most important chapter, that is modals. So guys, आज की इस टॉपिक में हम मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, जो कि ये टॉपिक आज का बहुत ही खास और बहुत ही अहम होने वाला है। सो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ध्यान से देखेंगे कि आज का जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलियरीज। एक बात और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में डिटेल बताया था, जहां हमने क्या किया था, हमने ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में डिवाइड कर दिया था, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज। सो उस वीडियो में हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में डिटेल हम पढ़ लिए थे, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो कि तीन होती हैं, बी, हैव, डू, where be is equal is, am, are, was, or, and have is equal has, have, had, और do is equal do, does, did. So friends, आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज, जिसे हम इन शॉर्ट मॉडल्स भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मॉडल ऑक्सिलरीज का डिफिनीशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देखेंगे ध्यान से। Modals are verbs used to express the mood or attitude of the speaker। यानी कि डिफिनेशन ये कह रहा है कि modals यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज वो ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती हैं जो सेंटेंसेस में स्पीकर यानी जो वक्ता होता है, ठीक है, जो वक्ता होता है जिसे हम स्पीकर कहते हैं, स्पीकर के मतलब मूड को या उसकी क्वालिटी मतलब एटीट्यूड, उसके रवैयों को एक्सप्रेस करता है कि आखिरकार सेंटेंसेस में जो स्पीकर का जो एटीट्यूड है, जो मूड है, मतलब जो कार्यविधि है, जो उसका एक्टिविटीज है, वो कैसे एक्टिवेट हो रहा है, ये हमें बताती हैं मॉडल्स। सो इन्हें हम मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे कि आखिरकार मॉडल्स की संख्या कितनी होती है। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ देख सकते हैं मॉडल्स की संख्या विल, वुड, शैल, should, can, could, may, might, must, used to, ought to, need and dare। So friends, ये जो कि मॉडल्स की संख्या है, जो कि कुल मिलाकर ये 13 होती है, और अगर हम प्राइमरी की बात करें ना तो प्राइमरी 11 होती है और ये 13 होते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ दें 11 + 13 = 24, जिसे हम शॉर्ट में 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट भी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे अब हम स्टेप बाय स्टेप इनका क्या करेंगे, डिफिनेशंस करेंगे विद एग्जांपल के साथ। सो जो पहला टॉपिक है यूज ऑफ विल, यानी कि हम विल का प्रयोग करने वाले हैं इस वीडियो में। सो अब ध्यान से देखेंगे इस पैटर्न को। यहाँ हमने लिखा विल। अब विल के 3 टाइप्स, यानी विल के हमने तीन टाइप में क्या किया है, यूजेज किया है। जैसे यहाँ देखिए विल का प्रयोग थर्ड पर्सन, विल का प्रयोग सेकेंड पर्सन, विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ देखेंगे यदि हम विल का प्रयोग थर्ड पर्सन, यानी कि थर्ड पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ही, सी, इट, दे, यानी कि ही, सी, इट, दे के साथ भी हम विल का प्रयोग करते हैं, वो भी जनरल सेंस में, मतलब सामान्य वर्णन जहाँ पे होता है हम वहाँ पर इजिली ही, सी, इट, दे के साथ विल का प्रयोग हम कर देते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2 में देखेंगे कि विल का प्रयोग हम सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन ये स्पेशली आपका क्या होता है, यूज होता है, वो भी किस सेंस में करते हैं, तो जनरल सेंस में करते हैं। ओके, थर्ड स्टेप में चलते हैं। विल का प्रयोग हम केवल थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ ही नहीं, बल्कि हम फर्स्ट पर्सन यानी कि आई एंड वी, यानी कि आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, आई और वी के साथ भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वन कंडीशन, वहाँ पे एक शर्त होता है। तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, तो देख सकते हैं हम प्रॉमिस होना चाहिए सेंटेंस में, या तो विलिंगनेस होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, या थ्रेट या तो धमकी होना चाहिए, यानी वचनबद्धता होना चाहिए,
सहमति होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, या उस वाक्य में धमकी होना चाहिए। यदि ये ऑप्शन है तो हम आई और बी के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है रमा विल कुक फूड। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रमा विल कुक फूड, यानी कि रमा भोजन पकाएगी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ जो कि रमा जो कि कोई भी नाउन आपका थर्ड पर्सन होता है, सो जो यहाँ रमा है वो आपका थर्ड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ देखिए यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है। ओके, यानी ये थर्ड पर्सन और ये आपका मोडल्स, यानी थर्ड पर्सन के साथ हमने जनरल सेंस में किसका प्रयोग किया? विल का प्रयोग किया। ओके, सेकंड देखेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेलेंगे। अब यहाँ भी देखेंगे गाइज कि यहाँ जो थर्ड पर्सन है वो दे है आपका, और दे के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ देख सकते हैं हम विल का प्रयोग यहाँ भी करेंगे। तीसरे स्टेप में चलते हैं, यू विल राइट अ लेटर, यानी कि तुम एक पत्र लिखोगे। ओके, तो यहाँ देखिए, अब यहाँ जो यू है ना, यू आपका कौन सा पर्सन है? ये आपका सेकंड पर्सन है। यू के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए यू के साथ भी हम विल का प्रयोग जनरल सेंस में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, आई विल कम टू स्कूल। आई विल कम टू स्कूल, यानी कि मैं विद्यालय अवश्य आऊँगा, मैं विद्यालय जरूर आऊँगा। मतलब इस सेंटेंसेस को मतलब फोर्सली कहा गया है। ठीक है, जबकि आई जो कि आपका कौन सा पर्सन है? तो ये आपका फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये जो सेंटेंस है ना, इस सेंटेंस में क्या है? प्रॉमिस है, इसलिए हम आई के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। सो फिफ्थ में देखेंगे, आई विल पे योर मनी इन टाइम। आई विल पे योर मनी इन टाइम। अब यहाँ देखेंगे कि मैं तुम्हारा पैसा समय से क्या कर दूंगा? चुका दूंगा, भुगतान कर दूंगा। यहाँ भी तुम देख रहे हैं कि जो आई है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, और आई के साथ किसका प्रयोग किया गया है? और विल का प्रयोग किया गया है। बट यहाँ पर जो आई के साथ विल का प्रयोग किया गया है वहाँ पे क्या है? विलिंगनेस है, यानी कि सहमति है, इसलिए हम आई के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। सो यहाँ पे किया गया है। छठवें में चलते हैं, वी विल फाइट इनजस्टिस, यानी कि हम अन्याय के लिए लड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ देखिए जो वी है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का बहुवचन प्रोनाउन है, और यहाँ पर वी के साथ विल का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं, यहाँ पर वी के साथ विल का प्रयोग किया गया है, यानी वी विल फाइट इनजस्टिस, यानी कि हम अन्याय के लिए लड़ेंगे। अब इस सेंटेंस में क्या हुई? तो इस सेंटेंस में आपका ये आपका डिटर्मिनेशन है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, आई विल टीच हिम अ लेसन, यानी कि मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आई जो कि आपका फर्स्ट पर्सन है और आई के साथ विल का प्रयोग किया गया, बट यहाँ पे जो सेंस है ना वो सेंस थोड़ा अलग है। मतलब मैं उसे एक सबक अवश्य सिखाऊंगा, यानी सेंटेंस को फोर्सली कहा गया है, तो इस सेंटेंस में आई थिंक थ्रेड का यूज किया गया है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने विल की यूजेस देखा कि विल का प्रयोग हम केवल थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन ही नहीं बल्कि फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, यानी कि यूज ऑफ वुड। सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ विल V1 इज इक्वल वुड V2, यानी कहने का मतलब विल जो कि आपका V1 है और जो वुड है वो आपका V2 है। सो हमने तो विल पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वुड। वुड जो कि विल का ही क्या है? पास्ट टेंस है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि V2 है। सो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हमने विल को 3 स्टेप्स में यूज किया, ठीक ऐसे ही वुड का भी प्रयोग 3 स्टेजेस में होता है। कैसे होता है सो आप ध्यान से देखेंगे। ओके, यहाँ देखिए ये वुड है आपका, और यहाँ जो पहला स्टेप है वो क्या है? फ्यूचर इन द पास्ट। पहला स्टेप क्या कह रहा है? फ्यूचर इन द पास्ट,
यानी कि भूत में भविष्य हमें एक्सप्रेस करना है, भूत में भविष्य हमें दिखाना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि भूत में भविष्य कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल देखेंगे आप। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड रिटर्न द बुक। ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया कि ही वुड रिटर्न द बुक, कि वह उस पुस्तक को क्या कर देगा, वापस कर देगा, लौटा देगा। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखेंगे जो पहला स्टेप है फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि हमें भूत में भविष्य एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें पास्ट टेंस कौन है। तो आप इजीली देख सकते हैं ही प्रॉमिस्ड, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपका किस में है, ये पास्ट में। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें ये दिखाना है कि फ्यूचर टेंस कहाँ है। सो अब देखेंगे आप ध्यान से, अब यहाँ से जो हिस्सा बचा दैट से लेकर ही वुड रिटर्न द बुक, ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूचर है। तो ये आपका पास्ट और ये आपका फ्यूचर। तो इस तरह से हम दोनों को जोड़ के क्या कर सकते हैं, फ्यूचर इन द पास्ट। यानी इस टॉपिक में हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिससे कि हम भूत में भविष्य दिखा सकें। ओके, तो हमने क्या दिखाया, ये भूत है यानी कि आपका पास्ट टेंस हो गया, ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्यूचर इन द पास्ट यानी कि भूत में भविष्य है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई वुड हेल्प हिम इन डिफिकल्टी। अब यहाँ देखेंगे कि मैंने अपने मित्र को बताया कि मैं कष्ट में, मैं मुसीबत में उसकी क्या करूँगा, मदद करूँगा, उसकी सहायता करूँगा। ओके, अब यहाँ देखेंगे कि पास्ट टेंस कहाँ छिपा हुआ है। तो हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको आई टोल्ड माई फ्रेंड। देखिए यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V2 है। आई टोल्ड माई फ्रेंड यानी मैंने अपने मित्र को बताया। ये आपका कौन सा टेंस हो गया, ये आपका पास्ट टेंस हो गया। ओके, अब देखेंगे हम दैट आई वुड हेल्प हिम इन डिफिकल्टी, और इसके बाद से जो सेकंड जो क्लाज है, सेकंड क्लाज जो कि सबऑर्डिनेट क्लाज है, यहाँ से दैट आई वुड हेल्प हिम डिफिकल्टी, ये क्या है आपका, ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो ये पास्ट टेंस और ये फ्यूचर, इस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि हमें स्टेप 1 को क्या कर लिया, एग्जाम्पल के साथ वेरीफाई कर लिया। ओके, अब हम उनका जो सेकंड स्टेप है वो देखेंगे। सेकंड स्टेप यानी कि उनका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो यहाँ देख सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल में अति विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट शो करने के लिए हम वुड का यूज करते हैं। ओके, पुनः हम एग्जाम्पल पे चलेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, वुड यू प्लीज हेल्प दिस लिटिल बॉय। अब ध्यान से देखेंगे आप, वुड यू प्लीज हेल्प दिस लिटिल बॉय, यानी इस वाक्य का जो सेंस है वो ये कह रहा है, कृपया क्या तुम इस नन्हे बच्चे की, लड़के की मदद करोगे। अब यहाँ से देखेंगे कि इस वाक्य में जो है वो क्या आपका पोलाइट रिक्वेस्ट है, यानी कि विनम्र निवेदन किया गया है। ओके, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं जो कि इस सेंटेंस में क्या आपका पोलाइट है, पोलाइट रिक्वेस्ट। ओके, फोर्थ में चलते हैं, वुड यू काइंडली गिव मी सम बुक्स, यानी कृपया क्या आप मुझे कुछ किताबें दोगे, कृपया क्या आप मुझे कुछ किताबें देंगे। तो यहाँ देखिए ये भी तो सेंटेंस है, वो आपका यहाँ भी वुड है और यहाँ भी वुड है, और जो कि इस सेंटेंस में साफ ये बात क्लियर हो रही है कि वुड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पोलाइट रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वुड लग गया तो हम सोचेंगे कि फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पोलाइट रिक्वेस्ट हम किस में दिखाते हैं, प्रेजेंट में ही दिखाते हैं। ओके, अब हम वुड के थर्ड स्टेप में चलेंगे। थर्ड स्टेप जो कि क्या कह रहा है,
फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग्स इन द पास्ट। यानी कि ये डिफिनेशन कह रहा है कि भूतकाल में जो भी कार्य बार बार होता है, ठीक है, उसे एक्सप्रेस करने की जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी कार्य अगर बार बार होते हैं तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का ही प्रयोग करते हैं। यानी फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग्स इन द पास्ट, यानी भूतकाल की जो भी ऐसी क्रियाएं जो बार बार होती रही हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम वुड का ही प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहाँ देखेंगे द बेगर वुड कम एवरी डे फॉर फूड। ध्यान से देखेंगे आप, द बेगर वुड कम एवरी डे फॉर फूड, यानी वह भिखारी भोजन के लिए प्रतिदिन आया करता था। अब ध्यान से देखेंगे, वह भिखारी भोजन के लिए प्रतिदिन आया करता था, यानी टेंस कौन सा भाई? तो टेंस या पास्ट में ही है। अब जो आने की जो एक्टिविटीज है, जो क्रिया है ना, वो मतलब बार बार हुई है, इसलिए इस चीज़ को हम शो करने के लिए किसका प्रयोग कर देंगे? तो हमने यहाँ पर वुड का प्रयोग किया गया है। इसलिए पास्ट टेंस में जब भी कोई क्रियाकलाप, जब भी कोई एक्टिविटीज या हैपनिंग्स जो भी हो, अगर वो बार बार होती है तो हम उसे वुड से ही शो करते हैं, उससे ही एक्सप्रेस करते हैं। ओके, नेक्स्ट में देखते हैं एवरी डे आई वुड गो टू प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखेंगे एवरी डे यानी कि प्रतिदिन, आई वुड गो टू प्ले क्रिकेट यानी प्रतिदिन मैं क्रिकेट खेलने जाया करता था। अब ऐसा नहीं है कि मैं सप्ताह में एक दिन जाता था या महीने में एक दिन जाता था या साल में एक दो बार जाता था, ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रतिदिन की बात हो रही है, यानी कि मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलने जाया करता था। यानी कि क्रिकेट खेलने की जो काम है ना, वो एवरीडे है, यानी कि बार बार हुआ है, इसलिए उसे हम किससे दिखाएंगे, एक्सप्रेस करेंगे? तो उस संदर्भ में हम वुड का प्रयोग किए हैं। ओके, सो एवरीडे आई वुड, देखिए यहाँ पे वुड लग गया, यानी ये दोनों एक्टिविटीज और ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं ये पास्ट में बार बार हुई हैं, इसलिए हम इन्हें वुड से एक्सप्रेस करते हैं। पुनः एक बार रिपीट कर लेंगे। जो पहला स्टेप है यानी फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि हम भूत में भविष्य को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, जो सेकंड स्टेप है पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान काल में अति विनम्र निवेदन प्रकट करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। ओके, और जो थर्ड स्टेप है वो आपका क्या है? फ्रीक्वेंट एक्टिविटीज एंड हैपनिंग्स इन द पास्ट, यानी कि भूतकाल में ऐसी क्रियाएं, ऐसी घटनाएं जो बार बार हुई हैं उसे शो करने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही।